चलो आपको टाइम ट्रैवल करवा के थोड़े दिन आगे लेके जाते हैं, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद और मंडे नाइट रॉ से पहले के टाइम में हम जी रहे हैं। तो ये आप ग्राफिक देख सकते हो जहां पे जॉन सीना के पास में है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और वो एडवर्टाइज हैं कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। कल के मतलब कि ये टाइम ट्रैवल होके जब हम एक हफ्ते आगे पहुंच जाएंगे। तो ये वाला जो ग्राफिक है ना, अभी ट्विटर पे इसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि ये वो ग्राफिक है जो कि रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद आएगा। और मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि ग्लिम्स मिल गया है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं नाइट 2 के बाद की। वैसे तो देखो WWE अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा जानी जा रही है। प्रिडिक्शन वीडियो भी आएगी, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है भाई बहुत सारी, क्या WWE कर सकती है। बट ऑब्वियसली फिर वो हर किसी के अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो, क्या ये जो नज़ारे हैं हमको दिखेंगे रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद? और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर आई थिंक 661 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेसलमेनिया 41 के स्टेज के बारे में। तो मैं आपको अलग अलग फोटोज में दिखा चुका हूं, और ये स्टेज आने से पहले इतनी हाइप बन जाती है ना कि अगर कोई ज्यादा सोचता भी नहीं होगा कि स्टेज, अच्छा स्टेज ही तो है, वो भी सोचने लग जाएगा जितनी बात हो रही है कुछ ना कुछ दमदार चीज तो है यहाँ पे। तो ये एक आप बोल सकते हो कि ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं इसे, कि कैसे स्टेज दिखेगा, उसकी फोटो निकल के आई है। और अगर आप इस फोटो को देखोगे और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो, तो जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी फोटो जो एक्चुअल में कैमरा से ली गई थी, उससे काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वो फोटो देख के फिर अपना ही कुछ बना दिया कि ताकि उसको जो है ट्विटर पे थोड़े लाइक्स वगैरह मिल जाए, ये हो सकता है। लेकिन लेजिट हो भी सकता है कि यही जो डिजाइन है वो हो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो कितना लंबा रैंप है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। और एक चीज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार का स्टेज बड़ा होने वाला है वो ये है कि क्योंकि अरीना स्टेडियम जो है वो स्टेडियम तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है। और ऊपर से फिर वहां पे लोग भी 50,000 के आसपास ही आ रहे हैं इस बार। रेसलमेनिया की अटेंडेंस कोई नंबर में बोस्ट करने के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर उनको ऐसा थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगी कि चलो अब लोग नहीं है तो एक बड़ा सा स्टेज तैयार कर लेते हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ स्टेज कुछ तगड़ा ही होगा। और WWE इसको रेसलमेनिया से एक दिन पहले आई थिंक करती है, उस पर आई थिंक लाइव रिएक्शन वगैरह कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से स्टेज रिवील करते हैं उसको देखने में तो मजा आता है। देखो अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं ना जो कि आप शायद मेरे मुंह से सुनोगे, और आप नए नए आए हो चैनल पे तो आप सोच सकते हो कि शायद ये बंदा सही बात बोल रहा है, नहीं ऐसा क्या सही में ट्रिपल एच ने बोला होगा। पुराने वाले लोगों को तो लेकिन पता है देखो सारी चीजें, ठीक है। तो क्या उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जॉन सीना के हील टर्न के ऊपर कमेंट किया। कहते हैं कि जब हमने इस आइडिया को डिस्कस किया ना, तो जॉन सीना बहुत ही ज्यादा ओपन था। और जॉन सीना खुद भी ये बोलता है कि अरे अच्छा तुम ऐसा करने वाले हो मेरे इस रिटायरमेंट टूर के साथ। तो उनको भी इस चीज में बहुत एक्साइट किया कि कुछ नया उनके लिए होने वाला है, कि कैसे वो लोगों के सामने अपने आप को बैड गाय दिखा पाएंगे। और साथ में फिर वो ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा हमको आगे के लिए हिंट भी दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जॉन सीना का हील टर्न नहीं हो और वो उसी के साथ अपना करियर खत्म कर ले, कभी वो बेफेस टर्न करे ही ना। और इससे भी जॉन सीना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले टाइम में किस तरीके से जॉन सीना का हील टर्न चलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट किया। अब बहुत सारे लोग ना इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो कि मैं बोलूंगा सही भी है, कि यार अभी तो बंदे का हील टर्न चल ही रहा है ना, अभी क्यों बोल रहे हो इस बात को, 2 साल बाद जाके बोलते हैं। लेकिन यही है, अब बिजनेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, आपको चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, वरना बहुत बार आपके जो दिल है उसमें कोई ना कोई वो जो सुई है वो चुभोता रहेगा ऐसी ऐसी बातें करके, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कर लो। एंड जो दूसरी चीज वो बोलते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रिपल एच इसको ऐसे कैमरा पे नहीं बोलते तो यकीन भी नहीं होता कि ये बात सच भी है। ट्रिपल एच ने बोला कि इस समय कोई एक ऐसा बंदा जिसके साथ कोलैब करने में, काम करने में क्रिएटिवली मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा जिन लोगों में से आता है उसमें से एक नाम है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। ये स्टेटमेंट कितनी ज्यादा अजीब है सुनने के लिए अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री को कंसीडर करोगे। इवन वो ये भी बोलते हैं कि मैंने एक आइडिया पिच किया था, एक स्टोरी बताते हैं, मैंने एक आइडिया पिच किया, वो सीएम पंक को पसंद नहीं आया, और मेरी डायरेक्टली उस समय बात नहीं हुई थी सीएम पंक से, लेकिन लोगों ने उनको बता दिया था। तो सीएम पंक ने जवाब में उन लोगों को कहते थे कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब ट्रिपल एच जाते तो सीएम पंक ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए अग्री कर ही लिया कि चल ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन फिर ट्रिपल एच कहते हैं भाई बता तो कुछ प्रॉब्लम है भाई। तो उसके बाद दोनों ने भाईचारे के साथ मिलकर क्रिएटिवली उस पर काम किया, एंड देन दोनों बंदे सेम पेज पर लैंड किया। तो ये इस तरीके से काम करने के तौर तरीके हो चुके हैं अब WWE के अंदर, ट्रिपल एच एंड सीएम पंक के बीच में। ये कितनी बड़ी, कितने ज्यादा इनके क्लैशेस होते थे ना एक टाइम पे, वो मतलब रियल टाइम में देखो हमने इतना फील तो किया नहीं, क्योंकि जब हम समझ ही रहे थे WWE क्या है कैसे है, उस टाइम पे इनकी ये बैक स्टेज की भसड़बाजी होती थी। तो जो टीवी पे आ रहा है उस समझने में टाइम लग रहा है, तो पीछे की बातें तो क्या ही समझ में आएंगी, क्योंकि इस समय WWE ने जो लाइन है ना उसको भी बहुत ब्लर करके रखा हुआ था कि क्या रियल है क्या स्क्रिप्टेड है वैसे वाला। तो वैसे भी इतनी क्लैरिटी से पता चलता नहीं था जितना अब पता चलता है। तो ये इस समय भाईचारा चल रहा है ट्रिपल एच और सीएम पंक का, ठीक है। अब ये वो जमाने नहीं रहे हैं जब दोनों बंदों को अगर सेम रूम में बैठा दो तो ये लड़ मरेंगे। मेरे तो देखो दिमाग की सट की
ये बात सुन के तो सोचा थोड़ी सी आपकी भी सटका देता हूं। तो विंस रूसो जो कि WWE के साथ क्रिएटिवली पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने इस पूरी सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड सीएम पंक की फ्यूड के बारे में कमेंट किया। बंदा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है जो WWE ने स्टेक्स पर लगाया हुआ है पॉल हेमन को। मतलब वो 65 साल के बंदे के लिए ये सारे बंदे आपस में मारामारी कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये जो लॉजिक है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टेक पर रहने का मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई चैंपियनशिप हो, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बात है। क्या तुम 65 साल के ऐसे व्यक्ति के लिए तुम आपस में तीनों लड़ मर रहे हो? मेरे ख्याल से यहाँ पे उनकी उम्र अब थोड़ी सी ज्यादा हो चली और मुझे तो लग रहा है कि विंस रूसो की बातें आगे कभी बतानी भी चाहिए आपको, है नहीं? उनकी पुरानी हिस्ट्री रही है WWE के साथ, इस नाम को मिटाया भी नहीं जा सकता। लेकिन यार ऐसी ऐसी बातें आप कर दोगे तो क्या ही चलेगा यार। हमेशा ऐसा थोड़ी है कि तुमको कुछ चैंपियनशिप के पीछे ही भाग रहे हो, नंबर 1 कंटेंडर बनने के पीछे ही भाग रहे हो। तो मेरे को तो बड़े अजीब सी स्टेटमेंट लगी है। आपका कुछ कहना सुनना है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ड्रू मैकिंटायर जो आई पैच पहन रहे हैं ना, अब तो वो नहीं पहन रहे, स्मैकडाउन में उन्होंने निकाल के बता दिया, लेकिन साथ में उन्होंने मजे ले लिए टोंगा लोवा के। आपको पता है टोंगा लोवा उस आई पैच के साथ ट्विटर पे स्पेशली कितना ज्यादा ऐसे उनके बारे में लोग ट्रोल करते थे, भाई बंदे का क्या रिज है, बंदे का क्या स्वैग है। तो यहाँ पे उन्होंने इन फोटोज को पोस्ट किया आई पैच के साथ और कहते हैं कि मैं इस आई पैच को तो मिस करूंगा, लेकिन टोंगा लोवा की भी जो चीज है ना उसे मैं उससे चुराना नहीं चाहूंगा। एक तरीके से उन्होंने टोंगा लोवा को अप्रिशिएट भी कर दिया और साथ में ये भी बोल दिया कि उस बंदे का तो पूरा कैरेक्टर ही इस आई पैच के बारे में है, तो ठीक है मैं तो अपने आप को इस चीज से एसोसिएट करूंगा नहीं। हाँ, जितना टाइम तक मैंने ये पहना, इसको पहनने में बहुत मजा आया। तो हर एक चीज से कुछ ना कुछ कंटेंट ड्रू मैकिंटायर का निकालना इस समय कला बन चुका है और ऐसा ही कुछ उन्होंने ट्विटर पे भी किया। ये आप ट्वीट देख सकते हो उनका, ये वही फोटो उन्होंने पोस्ट किया जिसके बारे में अपने रिव्यू में भी बात कर रहा था, कैसे डेमन प्रीस्ट का जो चेहरा है वो दिख रहा है। और यहाँ पे कैप्शन में लिखा है एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल अ रियल गैंगस्टर वॉक्स इन द रूम। और वो जो हरकत भी उन्होंने की थी, उनको घुसेड़ दिया था, उसके बाद उनका जो लॉकेट है वो भी निकाल दिया था। यार ये मेरे को नहीं सही लग रहा, वो ब्रेसलेट से लॉकेट तक जो लोग कह रहे हैं ओ भाई डीप स्टोरी टेलिंग। अबे क्या डीप स्टोरी टेलिंग भाई, वो ब्रेसलेट वाली चीज बिल्कुल अलग थी, लॉकेट वाली चीज तुम सडनली जो है बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेहनत तो देखो ड्रू मैकिंटायर अपनी पूरी डाल रहा है और मैं तो बोलूंगा कि पूरा ये जो फ्यूड है इसको चलाने का काम ड्रू मैकिंटायर ही कर रहे हैं इस समय। डेमन प्रीस्ट की तरफ से ऐसा तो देखो कुछ देखने को मिल नहीं रहा, ऊपर से बंदा वैसे बेफेस भी है। बट अब जो भी है ये चैप्टर उनको क्लोज करना पड़ेगा रेसलमेनिया में और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड होपफुली 2024 साल में जो तगड़ा काम किया ड्रू मैकिंटायर ने उसका रिवॉर्ड उनको 2025 खत्म होते होते तो भाई मिल जाएगा, रेसलमेनिया में नहीं दिया तो। जैसे ट्रिपल एच को प्रेस करने वाले जो नंबर्स में लोग आते हैं ना, वो हमेशा एक चीज के बारे में बहुत फ्लेक्स करते हैं ट्रिपल एच को लेके, भाई बंदा अगर कोई चीज करता है ना तो फिर वो कंटिन्यूएशन में चलती है, कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट मुझे लग रहा है कि सेम ही है, विंस मैकमैन भी जैसे थे वैसे ट्रिपल एच भी है। जरूरी नहीं कि तुम उन छोटी छोटी चीज को पकड़ के कभी बाद में बड़ा बना के दिखाओ तो इसका मतलब कि ट्रिपल एच सब कुछ वैसा ही करते हैं। क्योंकि एक चीज जो कि एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में हमने आउट ऑफ नोवेयर होते हुए देखी थी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में रेसलमेनिया से पहले जो चल रहे थे कि ब्रॉन ब्रेकर और एजे स्टाइल्स के बीच में कुछ दिखा रहे हैं। बट सडनली हमने देखा कि जो स्टोरी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ब्रॉन ब्रेकर तो अपना फेटल 4-वे में चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है जिसमें एजे स्टाइल्स है नहीं, और दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स के जो पंगे हैं वो इन्होंने कैरन क्रॉस के साथ डाल दिए। तो ये अब वैसे लोग भूल जाएंगे, लेकिन फिर लगा कि क्या मतलब अभी जो तुमने फिर पहले दिखाया था उसका क्या मतलब था। तो ये मुश्किल भी हो जाता है वैसे। और आई थिंक इतना ज्यादा हमको मतलब ये भी बोल सकते हो कि यार इतना सारा उनके ऊपर लोड पड़ा हुआ है रेसलमेनिया का करने का। ठीक है, क्रिएटिव लोग हैं, सब मेहनत तो अपनी करते ही हैं, लेकिन फिर भी भाई हम तो एज फैन के पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं ऐसी बात है कि हाँ भाई ये क्या किया तुमने एजे स्टाइल्स के साथ, कहाँ सपने सजाए थे कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में होंगे। आई थिंक कैरन क्रॉस की वजह से हुआ, क्योंकि वैसे तो फेटल 4 पे था तो फेटल 5 पे करके एजे स्टाइल्स को भी डाला ही जा सकता था वहाँ। आई थिंक मैं पहले चैनल पे इस बात को बता चुका हूँ, क्योंकि जब भी चीज हुई होगी तो मैंने डेफिनेटली शेयर करी होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी ये मेरे दिमाग में घुसी है मैं आपके दिमाग में भी घुसाना चाहता हूँ। तो जॉन सीना है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और उनके जो टोटल कंबाइंड डेज हैं रेन के, भाई वो 1400 नहीं है, वो है 1397। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे रोमन रेंस के सारे टाइटल रेन के जो डेज हैं उससे, तो ऑब्वियसली रोमन रेंस के तो ज्यादा हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक टाइटल रेन जॉन सीना के 16 टाइम जो उनके टाइटल रेंस रहे हैं उससे ऑलमोस्ट बराबरी पर है। भाई कितनी लेजेंडरी ये रोमन, मतलब मैंने बोला था उस टाइम पे भी जब रोमन रेंस की ये चल रहा था रेन, कि अभी जो हम मूवमेंट में जी रहे हैं ना, ये जीने का मौका आने वाले टाइम में भी लोगों को मिलेगा नहीं। और उस टाइम पे आगे जाके फिर हम याद करेंगे कि कैसे ये रोमन रेंस का जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल का रेन है वो कितना ज्यादा लेजेंडरी था। सोचो बंदे ने पूरी कंपनी कहाँ, मतलब कोडी रोड्स के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, रोमन रेंस के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि आई थिंक बोलने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि रोमन रेंस ने ऑब्वियसली वो दिखाया ही था, वो बार
बार बार उस चीज को ऐसे सामने लेके आने की जरूरत पड़नी थी। और अगेन मैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा या फिर रोमन रेंस के फेवर में कुछ नहीं बोल रहा। अगर मेरे को आप बोलोगे तो मेरी जो बचपन की सबसे बड़ी बड़ी मेमोरीज हैं वो जॉन सीना से ही जुड़ी हुई है। रोमन रेंस को तो भाई तब देखा था जब हाँ सब कुछ सारा सीन सपाटा समझ में आने लग गया था कि क्या है। लेकिन देखो कितना बड़ा रिकॉर्ड ये है कि जो सबसे ज्यादा बार का WWE में चैंपियन है उसके सारे रेन को मिला के रोमन रेंस का सिर्फ एक रेन बनता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है ना कि यार जॉन सीना इस बंदे का फेवरेट क्यों नहीं है, रोमन रेंस क्यों नहीं है। भाई वो जनरेशन में भी देखो उसने कब देखना शुरू किया, कुछ इंपैक्ट है भाई रोमन रेंस का इसमें। जस्ट एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने आपको बताया था A&E के ऊपर ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की पूरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है और ये डॉक्यूमेंट्री आ भी चुकी है। अभी मेरा इसको देखना बाकी है, लेकिन मुझे इसको देख के कुछ कुछ तो ऐसी फील आ रही है भाई कि जिस पॉइंट पे WWE इसको रिलीज कर रही है और रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस सेम मैच के अंदर होने वाले हैं, कुछ यहां से डिफरेंट एंगल स्टोरी लाइन पकड़ सकती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या, लेकिन ये बहुत अलग अलग बातें हमने यहाँ पे सुनी। जैसे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मेरा रोमन रेंस के साथ जो मैच हुआ वो रॉयल रंबल में नहीं, वो एक रेसलमेनिया मैच है। तो फ्यूचर के एक रेसलमेनिया मैच को भी ये टीज कर रहे हैं। फिर वो बैक पे चेयर शॉट लगाने की बात हो रही है। रोमन रेंस कह रहे हैं कैसे मैंने रेसलमेनिया के दिन अपना सब कुछ हार दिया, वो सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट की। मतलब ये काफी ज्यादा ना ऐसे पर्सनल होने के लिए इन्होंने दिखाया। और मैंने आपको बोला था कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक ये वाली जो फ्यूड है वो रेसलमेनिया के बाद हमको दिखेगी। बट जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं भाई, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की भी अपने आप में एक बहुत तगड़ी फ्यूड है जो कि लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है। पता नहीं, बड़े ही एक इंटरेस्टिंग टाइम में इस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने रिलीज किया है। एक शील्ड का पावर बम भाई तुम हमको दिखा देना जरूर, बस जो सीएम पंक के ऊपर तुम मारने वाले, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोतल में उतार लेंगे सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कि चल भाई इसको मार तो देते हैं एक बार। रोमन रेंस भी गुस्से में है, तो एक जो केमिस्ट्री इनकी होगी वो रेसलमेनिया के मैच पे देखने में मजा आएगा। एंड होपफुली उसके बाद भी चीज कुछ कंटिन्यू रह रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जैसे इन्होंने निकाली है कुछ तो ऐसा लग रहा है खिचड़ी WWE ने पकानी शुरू कर दी है। और उस हिसाब से वो फैंस को भी अभी उस पाइपलाइन में लेके आना चाह रहे हैं कि देखो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच। इस मैच के पॉसिबल दो क्या आउटकम हो सकते हैं, एक इस ट्वीट के ऊपर जरा हम नजर डाल देते हैं जहां पे बंदा बोल रहा है कि या तो रॉक इस मैच में आके रिक्रिएट करेंगे ये वाला सीन जो कि ऑब्वियसली रॉक और जॉन सीना के रेसलमेनिया के मैच से है, लेकिन इस बार ये हील होंगे और वो उनको जो हाथ है उसको रेस करेंगे। या फिर दूसरा ये कि स्टोन कोल्ड यहाँ पे आएंगे और जिसके रिजल्ट में कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे स्टोन कोल्ड का आना यहाँ पे अननेसेसरी लग रहा है कि एक वो बज और हाइप क्रिएट करने के लिए होगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे प्रॉब्लम है भाई, मेरे को उतना वो स्टोरी के हिसाब से ऐसे ऐसे करना नहीं पसंद। अरे भाई ये क्यों हो गया, इसका तो कोई ये नहीं था, वैसे वाला सीन ना। देखिए मजा आ रहा है तो उसके मजे ले लो, और वैसे भी रॉक और स्टोन कोल्ड की तो हिस्ट्री है, तो लिटरली हो भी सकता है इन दोनों में से कुछ एक पॉसिबल फिनिश हमको देखने को मिल जाए। बट हाँ, एक चीज में रोना धोना तो मैं डेफिनेटली करने वाला हूं अगर रॉक की रेसलमेनिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि उस क्रूशियल पॉइंट पे जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ था वहां पे रॉक मौजूद था। तो आई थिंक अब रेसलमेनिया के मैच में भी होना तो बनता है। अगर तुमने छुट्टी मार ली रॉ स्मैकडाउन के लिए तो ठीक है, वो झेल लेंगे। अगर तुम रेसलमेनिया में सीधा आ जाते हो तो सरप्राइज रिटर्न करके। WWE ने एक रैंकिंग पूरी लिस्ट निकाली है, और जब WWE ये चीज निकालती है ना, बवाल तो जरूर होता ही होता है। किस चीज की ये है, इन्होंने रैंक किया यहाँ पे ग्रेटेस्ट टाइटल चेंजेस इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। और भाई यहाँ पे नंबर 1 पे जिसको स्पॉट मिला है वो है कोडी रोड्स का रोमन रेंस को लास्ट ईयर हराना और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना। बाकी आप पूरी लिस्ट ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हो। इसमें हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी को भी दूसरे नंबर पर रखा और स्टोन कोल्ड वाले रेसलमेनिया 14 वाले मूवमेंट को भी रखा है। देखो कोडी रोड्स, मैं देखो इसमें डिसएग्री ज्यादा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस का वो रेन इतना बड़ा था कि उसको जो भी तोड़ता हुआ रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो एक बड़ा मूवमेंट तो बनता। और वैसे भी WWE अपने हिस्ट्री बुक्स को ना बहुत अपडेटेड रखना चाहती है, तो अगर चाह के भी वो स्टोन कोल्ड या फिर हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी को ऊपर रखना चाहें तो वो रखेंगे नहीं, वरना वो करंट मूवमेंट को थोड़ा सा छोटा दिखाने वाली बात हो जाएगी। और WWE को बहुत ज्यादा पुरानी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो उनको बेनिफिट नहीं करेंगे, अब उनको बेनिफिट करेंगे करंट स्टार्स। और इसलिए आप देख सकते हो कोडी रोड्स का जो नाम है वो है नंबर 1 पर। बाकी आप बताओ इस लिस्ट से आपको आप कहां पे डिसएग्री करते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।